डू यू हैव वेपन्स? हथियार हैं? नहीं, हमारे पास लाइसेंसी वेपन नहीं है अपने। कभी चलाया है जीवन में? यानी इतना बाहुबली का इमेज है धनंजय सिंह का, कभी गोली वोली चलाए? नहीं, हमने प्रैक्टिस कर, बहुत सी प्रैक्टिस से कर। प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस में तो गोली सब चलाए हैं, कभी यानी गुस्से में चलाए हैं कि नहीं? नहीं, गुस्से में गोली नहीं चलाया कभी नहीं है। तो फिर काहे के बाहुबली हैं? गाड़ी बुलेट प्रूफ है कि नहीं? कार इज बुलेट प्रूफ कार। ये ऑथराइज्ड सरकार द्वारा होती है? ऑथराइज्ड। हमको वाई कैटेगरी, वाई प्लस, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वाज प्रोवाइडेड। देखिए, रूपाला जी का स्टेटमेंट गलत था, उसको हम कंडेम करते हैं और पूरे देश ने कंडेम किया। इवन बीजेपी ने कंडेम किया, प्रधानमंत्री जी ने भी किया, गृह मंत्री, सभी लोगों ने देश में कंडेम, कोई उनके साथ खड़ा नहीं रहा। नहीं, ये घटना है 17 अक्टूबर 1998 की है और हम 11 जनवरी 1999 में हम सरेंडर कर गए। एक स्टूडेंट का मर्डर हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1996 में और वो गलत मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया था। और जब एक बार आप 302 का मुकदमा मर्डर केस लग जाता है तो पुलिस के एक बार आप एंट्री में दर्ज हो जाते हैं, तमाम पुलिस फिर आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा देती है। कोई यूनिवर्सिटी का झगड़ा और ना होता है। नमस्कार। देश के चुनावों का समर आखिरी दौर में है। हम बनारस में हैं। ये पूर्वांचल का गेटवे है। सारे नेताओं ने, पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को जीतने के लिए। गांव में हजारों एसयूवी दौड़ रही हैं, हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं और हवाई जहाज उड़ रहे हैं। इस पूरी कवायद में पूर्वांचल इलाके में कुछ नेता थोड़े अलग होते हैं। इनका किसी जाति विशेष, धर्म या इलाके में दबदबा होता है। ये लोन वुल्फ होते हैं। मैं इन्हें वोट गडरिया या पाइट पाइपर बुलाता हूं। इनके पास एक लॉयल वोट बैंक होता है, मगर साहब लॉयल्टी कोई नहीं होती। सभी पार्टियां इनको रिझाती हैं, यह किसी के भी साथ किसी भी मौके पे जा सकते हैं। आज हम एक ऐसे नेता से बात करने वाले हैं जिनका कई नेताओं की तरह से एक अलग तरह का परिचय है, एक अलग टैग लगा हुआ है। ये बाहुबली हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम है, लेकिन ये बाहुबलियों में भी अलग बाहुबली है। क्यों साहब? क्योंकि ये अंग्रेजी बोलने वाले बाहुबली हैं। आइए मिलते हैं धनंजय सिंह, पूर्व सांसद, बीएसपी, जनता दल यूनाइटेड और तमाम पार्टियों को छोड़ करके अब भाजपा के बने हुए हैं इन्फ्लुएंसर। घोषणा पत्र नहीं है मेरा, ये हमारी जुबान, हम कहेंगे तो करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, भारत माता की। वेलकम टू आवर शो धनंजय। वेलकम राहुल जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। प्लेजर। क्या घटनाक्रम हुआ ये? यानी बड़ी तेजी से धनंजय सिंह अनाउंस करते हैं कि जौनपुर जीतेगा, हम जीतेंगे, लड़ेगा जौनपुर, लड़ेंगे हम, जीतेगा जौनपुर, लड़ेंगे हम, जीतेगा जौनपुर, इंडिपेंडेंट। यस। उसके बाद घटनाक्रम ये होता है कि होते ही अनाउंसमेंट, गिरफ्तारी होती है, कन्विक्शन हो जाता है। उसके बाद बीएसपी का टिकट आता है श्रीकला जी के लिए जी, और उसके बाद विड्रॉ हो जाता है टिकट उनका, टिकट और कट उसके जाता बाद आप बीजेपी के सहयोग में आ जाते हैं। इतनी जल्दी तो आपके भी जीवन में बदलाव नहीं होते थे पहले? नहीं, ऐसा नहीं है राहुल जी। कन्विक्शन की वजह से हम चुनाव से बाहर हुए और उसके बाद हुआ क्या कि बीएसपी के चूंकि लोकल कोऑर्डिनेटर्स वगैरह ने अप्रोच करके मेरी वाइफ को टिकट लड़ने की बात कही उनसे। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे भी लगा कि ठीक है, देखना चाहिए, लेकिन मुझे शंका था कि पता नहीं आखिरी तक रुकना। बीएसपी में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मेरे साथ 2014 में भी हुआ था, आखिरी समय तक टिकट का बचे रहना वहाँ बहुत बड़ा सवाल है, ये आप भी जानते हैं। अभी इसी बार देखिए 20, 22, 25 टिकट
चेंजेस हुए हैं लास्ट मोमेंट में। बस्ती में भी लास्ट सेम डे चेंज हुआ जिस दिन जौनपुर का चेंज हुआ। तो मुझे लगा लड़ना चाहिए। आकाश आनंद के आने से थोड़ा सा होप हुआ था कि बसपा में कार्डर्स जो है थोड़ा सा चार्ज हुए थे, मेहनत कर रहे थे ग्राउंड पे। मुझे लगा ठीक होगी चीज़ें। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बेल हो गई। मैं जेल में था तब भी मुझे रोज़ हो रहा था आज आपका टिकट कट जाएगा, ये चल रहा है, फला आदमी प्रयास कर रहा, फला आदमी। हमसे तो 2-3 लोग आके अप्रोच किए, बताए हमको खुद ही कि मुझे अप्रोच किया जा रहा है। मुस्लिम्स थे हमारे, बहुत हमारे सपोर्टर थे लोग, तो उन लोगों का अप्रोच किया जा रहा था। तो मुझे तो शंका थी, लेकिन जब मैं 1 तारीख को छूटा हूँ, इसीलिए मैं 1 तारीख को ही नॉमिनेशन 4 तारीख को होना था वाई का, 4 मई को, लेकिन हमने 1 तारीख को ही नॉमिनेशन करा दिया। हमने कर दीजिए नॉमिनेशन, फिर देखते हैं। लेकिन आए, फिर उसी में उठा पटक चलते चलते खैर टिकट कट गया। ये क्यों कटा टिकट? यानी एक तो पहला मैं थोड़ा सा अप्रोच करना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों है कि धनंजय सिंह पे केसेस 30 साल से लगे हुए हैं, और जैसे ही धनंजय अनाउंस करते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, कन्विक्शन हो जाता है। फर्स्ट कन्विक्शन ऑफ योर लाइफ? यस, फर्स्ट कन्विक्शन ऑन अ फेक केस, जो किडनैपिंग केस था। आप सोचिए, एक करप्शन का इशू था, कोई क्राइम हुआ ही नहीं, उसमें किडनैपिंग का केस मेरे ऊपर लगा दिया जाए। केस किस सरकार के समय हुआ था? इसी सरकार 2020 में हुआ था। तो यानी इसी सरकार ने आप पे केस लगाया और इसी सरकार के दौरान आपको रिलीफ मिल गया, यानी कन्विक्शन भी हो गया। केस सरकार ने नहीं लगाया, केस यहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे और लोकल जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट था, इन्वॉल्व था इसमें। ठेकेदारी का मामला था, जिस ठेकेदार को लोगों ने काम दिलाया था, उन लोगों ने एक लॉबिंग करके ये केस मेरे ऊपर लगवाया। आप सोचिए, 10:30 बजे रात को FIR होती है, घटना शाम को 6 बजे बताई जाती है, 4.5 घंटे बाद FIR होती है और 3 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती मेरी, अराउंड 1 AM। सोचिए, तो इतना फास्ट त्वरित काम, बिना क्राइम। लेकिन बिना सरकार के इशारे के धनंजय सिंह पे को हाथ डाल देगा पुलिस वाला? नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ पुलिस वाले सरफिरे होते हैं। एक यहाँ पे ADG थे, ब्रजभूषण शर्मा थे। मुझे लगता है एक जौनपुर में एक इशू हो गया था कि एक लूटकांड हुआ था ज्वेलर्स का, उसमें 8 ठाकुर लड़कों को निर्दोष फंसा दिया था उन्होंने। एक लड़का उसमें से ब्लॉक प्रमुख था हमारे यहाँ का, उसको फंसा दिया था इन लोगों ने। उसको लेके बहुत खिचखिच चल रही थी। बाद में जो ओरिजिनली लूट किए थे लोग, वो अरेस्ट हुए मऊ से। आप सोचिए, उस केस में 16 मुलजिम हो गए। बाद में उस मामले में प्रमुख को क्लीन चिट मिली। तो उसी चीज़ को लेके कन्फ्रंटेशन चल रहा था, तो मौका मिला तो लोकल लीडरशिप की थोड़ा बहुत, तो उसमें रोटी सेक ली। धनंजय, ये कन्वीनियंट नहीं है किसी सरकार के लिए कि एक आदमी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने एरिया में और अपनी जाति में इन्फ्लुएंशियल है, चुनाव में जैसे ही वो अनाउंस करता है कि इंडिपेंडेंट लड़ेगा, उसका कन्विक्शन हो जाता है। नहीं राहुल जी, मैं एक चीज़ आपकी काटूंगा, मैं जात के इन्फ्लुएंस नहीं मेरा। मुझे समाज के हर वर्ग का हम लोगों को समर्थन है। ज़िले में इतने 25 सालों की राजनीति में हम लोगों को समाज के हर तबके को लेकर हम लोग चलते हैं, और कन्विक्शन कोर्ट से हुआ है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कोर्ट इज़ मैनिपुलेटेड बाय गवर्नमेंट। आई कैन नॉट क्वेश्चन ऑन दिस। कल हम भी गवर्नमेंट में होंगे तो कल ऐसे आरोप मेरे ऊपर भी लगेंगे। तो ऐसे संस्थाओं के ऊपर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। अभी चलिए लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी जाएंगे, एपेक्स कोर्ट है। हमको पूरी उम्मीद है कि मुझे हायर जुडिशरी से न्याय मिलेगा। लेकिन पुलिस में होता है, आप कह रहे हैं? हाँ, पुलिस तो कार्यपालिका तो चलती रहती है। कार्यपालिका तो निश्चित रूप से सरकारों के दबाव। उसके बाद जब श्रीकला जी को टिकट मिला लोकल कोऑर्डिनेट्स गया, तो क्या मायावती जी जो BSP मुखिया, उनसे ही मुलाकात हुई थी उनकी? हाँ, उनकी बसपा से उनके बहन जी से मुलाकात हुई थी, और बहन जी से उनकी मुलाकात ठीक रही। सारी देखिए, बहन जी तक पूरी बात पहुंच भी नहीं पाती मायावती जी तक, तो चलता रहता है। आप कहना चाह रहे हैं कि उनको मिस इन्फॉर्म किया जाता है? BSP का पतन का कारण आप ये भी कह रहे हैं? यस, हम लोग तो BSP में रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं बहुत मिस इन्फॉर्म किया जाता है। फिर आप BJP के समर्थन में आए, तो अमित शाह जी ने क्या कहा? नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। हमारी पत्नी की मुलाकात उनसे हुई है, और उसमें है क्या कि मेरे यहाँ जौनपुर की जो राजनीति है, ज़िले की जो राजनीति हमारी उस राजनीति में हम लोग इंडिपेंडेंट BJP के खिलाफ तो लड़ते रहे हैं। बाय एंड लार्ज अपने डिस्ट्रिक्ट में हम लोग BJP का ही सपोर्ट करते रहे हैं शुरू से, और BJP जब मेरे खिलाफ अलायंस में भी लड़ी है,
2007 का इलेक्शन हो, इवन 2002 में जब मैं लड़ रहा था, इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, रामविलास जी एनडीए में मंत्री थे, फिर भी मेरे लिए चुनावी सभा करने आए थे। तो एक ये भी एक रहा है हमारा रिश्ता। तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ाई, आसपास के में दोस्ती। हाँ बिल्कुल, हमारे ज़िले में हमारा कमोबेश हम लोगों का बीजेपी के साथ चलता रहता है, हमारी असेंबली में हमारी लड़ाई चलती रहती है। चलिए, तो फिर आज की आपकी स्थिति क्या है? दिस इज द फर्स्ट टाइम धनंजय सिंह इज आस्किंग फॉर वोट्स इन जौनपुर फॉर somebody else. नहीं, it's not like that. When have you asked for somebody else? In 2019 also I asked for BJP. You didn't contest that time. Yes. I didn't contest 2019 also. In 2022 I asked vote for BJP, except my assembly segment. लेकिन यानी जौनपुर में धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे और कृपा शंकर सिंह, जिनकी कर्मभूमि मुंबई रही है, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, मैं बीजेपी के लिए वोट मांग रहा हूँ और बीजेपी के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जी हैं। आई एम सपोर्टिंग बीजेपी। But the public is not very happy that an outsider has come. No, not only in Jaunpur constituency, but in Mastisar constituency also. I went to Basti also. I am going to Balia also. तो बीजेपी के लिए हम मांग रहे हैं वोट। बट लोगों में डिस्कम्फर्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आज की डेट में आपको चुनना होगा। दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। एक इंडिया गठबंधन हो गया, एक दूसरा एनडीए है। तो क्लियर है आपको जाना किसके साथ है। तो हम अपने ज़िले की लोकल पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि वी आर क्लोज टू एनडीए। समटाइम्स आपके लोकल इक्वेशंस भी होते हैं पॉलिटिक्स में। हाउ कंफर्टेबल इज जौनपुर दिस टाइम? आई थिंक बोथ द सीट्स बीजेपी इज गोइंग टू विन। कौन सी? जौनपुर एंड मछलीशहर रिजर्व। जैसे मैंने पहले बोला दैट उत्तर प्रदेश में एक ट्रेंड रहा है, स्पेशली पूर्वांचल में, जहां बहुत सारे नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता नहीं है तो उनको इन्फ्लुएंसर माना जाता है। दे आर कंसिडर्ड द इन्फ्लुएंसर्स। और उसमें एक लंबी लिस्ट है ऐसे नेताओं की। प्रतापगढ़ में राजा भैया हैं, जिनको उनको लोग पार्टी में नहीं जुड़ते, मगर उनको माना जाता है कि वो उनकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है। एक समय में मुख्तार अंसारी माने जाते थे, अतीक अहमद थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, हरिशंकर तिवारी एक टाइम में थे। तो धनंजय, 2024 में इफ यू लुक बैक, तिलकधारी कॉलेज से, जौनपुर से पढ़ाई करके जब आप निकले तो आपके स्टूडेंट मूवमेंट का पहला हिस्सा वहीं शुरू हुआ था। नहीं, मैं यहाँ से तो मैं 12th पास आउट करके, बाकी मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तो बाकी मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी। कब शुरू हुई, क्या किया पहला? नहीं, हमने चुनाव लड़ाया था। हमारे साथ के ग्रुप था, वी वेंट फ्रॉम जौनपुर, 3 of us went to one। अरुण उपाध्याय एक हमारा साथी था, तो उसको हमने उसकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, तो उसको हमने चुनाव लड़ाया था। उस ये कौन से सन की बात थी? ये 1995 की बात थी। 94-95 का सेशन था और उस समय भी हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे हम लोग। एंड वी गॉट मोर देन 1500 वोट एंड वी लॉस्ट दैट इलेक्शन। और उसके पहले, उसके पीछे के इलेक्शन में जो जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन हम लोग लड़े थे, उस इलेक्शन में 800 वोट पाके चुनाव जीता था। बट उस समय, उससे पहले की बात है जब एंटी मंडल प्रोटेस्ट में धनंजय सिंह लड़ाई लड़ रहे थे जनरल कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, हम लोग उम्र कम थी और उस समय एक कम एज में बहुत से लोगों ने आत्मदाह किया। आपने देखा, नैरेटिव गढ़ा गया कि मंडल कमीशन से फॉरवर्डों का बहुत लॉस हो जाएगा और उसको लेके यंग उसमें एक समाज बट गया 2 खेमों में। तो उसमें स्वाभाविक सी बात है, जो एक वर्ग था उसके साथ हम लोग खड़ा होना पड़ा और हम लोगों ने उसे प्रोटेस्ट भी किया। नो डाउट। बट देन स्टार्टेड, उसके बाद एक सीरीज स्टार्ट हुई जब कहा जाता है कि धनंजय सिंह का जो पॉलिटिक्स से ड्रिफ्ट इनटू गैंगस्टर एक्टिविटी। नहीं, आई वाज नेवर इन्वॉल्व इन गैंगस्टर एक्टिविटीज। 4 केसेस ऑफ गैंगस्टर एक्ट। आई एम टेलिंग यू, उसमें हुआ क्या कि व्हेन आई फर्स्ट वन वाज इन लखनऊ यूनिवर्सिटी व्हेन वी वर इन द स्टूडेंट पॉलिटिक्स। और उसके बाद जो है इन 2002 व्हेन आई बिकेम एमएलए, वी वर सपोर्टिंग एज ए इंडिपेंडेंट, वी वर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय बीएसपी एंड बीजेपी। We withdraw the support in October, I think. बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ? नहीं, हम लोगों ने, आप लोगों ने? हम लोगों ने, उसमें राजा भैया भी थे, हम सब लोगों ने, इंडिपेंडेंट एमएलएज ने विड्रॉ किया सपोर्ट बीएसपी, चूँकि सीएम उस समय मायावती जी थी।
तो मायावती जी ने देयर वाज अ स्टेटमेंट गिवन बाय हर दैट कि हमारे सरकार में निर्दलियों की नहीं चलती, निर्दलियों की नहीं सुनी जाएगी। तो उसी बात को, निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाएंगे, कुछ इस तरीके के वक्तव्य थे। तो उसको हम लोगों ने अपोज किया। दिस इज़ ए अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और निर्दलियों की भागीदारी से सरकार चल रही है, निर्दलियों का अपमान करके सरकार नहीं चल पाएगी। तो हम लोगों के ने एक बैठक किया, हम लोगों ने अपोज किया। उसके वजह से हम लोगों को 1 साल जेल रहना पड़ा। और उस दौरान मेरे ऊपर जौनपुर से गैंगस्टर लगा, लखनऊ से गैंगस्टर लगा, NSA लगाए गए, कम से कम 12 मुकदमे लगाए गए मेरे। क्यों? जस्ट सपोर्ट विड्रॉ करने के लिए। उसमें कुछ तथ्य नहीं था क्या आप कहते हैं? नहीं था, जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया, लगा। एक MLA से कंप्लेन लेके करा दिया गया, पूरन बुंदेला से। यू माइट बी नोइंग ऑल दोस थिंग्स एट दैट टाइम। मैं उस समय लखनऊ में पोस्टेड था। 98 में एक मज़ेदार वाकया होता है। देयर इज़ अ केस इन विच, जिसके अंदर कहा जाता है कि धनंजय सिंह हैज़ बीन किल्ड। यानी उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे बड़े मामले हुए हैं। एक ब्रजेश सिंह जी बहुत सालों तक मृतक चले, देन एनकाउंटर में पुलिस कह देती है कि धनंजय सिंह जी को मार दिया गया है। 4 महीने बाद धनंजय सरेंडर करते हैं। नहीं, ये घटना है 17 अक्टूबर 1998 की है और हम 11 जनवरी 99 में हम सरेंडर कर गए। एक स्टूडेंट का मर्डर हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1996 में और वो गलत मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया था। अच्छा। हाँ, पूरे सरा उस समय सूर्य कुमार शुक्ला SSP थे और राजेश पांडे CO महानगर, तब CO महानगर हुआ करता जिसके अंदर यूनिवर्सिटी आती थी। राजेश पांडे हमारे CO सिटी जौनपुर भी थे, तब से हम लोग का संबंध था उनसे। तो हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा वैसा इस मामले में हम लोग को इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप देख लीजिए, इससे कैरियर स्पॉइल्ड हो जाएगा। आई वॉज इन जौनपुर। तो बोले कि यार वो हमारे SSP साहब बहुत वो हैं इस पर, आप लोगों से आप उनसे वो करो। हमने कहा कि गलत ना करें, हम लोग स्टूडेंट हैं और कैरियर स्पॉइल, आप कभी पूछ सकते हैं राजेश पांडे जी से। तो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो गए तो सही बता देंगे आपको। लेकिन चलिए, मुकदमा लग गया हम लोगों के ऊपर और उसकी वजह से, और जब एक बार आप 302 का मुकदमा मर्डर केस लग जाता है तो पुलिस के एक बार आप एंट्री में दर्ज हो जाते हैं, तमाम पुलिस फिर आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा देती है। कोई भी यूनिवर्सिटी का झगड़ा हो, नाम डाल दो कहीं भी, फिर दे दे यूनिवर्सिटी के पेरिफेरियल से बाहर निकाल के सिटी में घुसा दिया लोगों को। तो फिर क्या होता है, जब आपको प्रशासन के ऊपर, जब सरकार का प्रेशर होता है, कोई क्राइम होता है, तो उसमें आपको अननेसेसरी आपको इन्वॉल्व करके सोचते हैं अपनी खाना पूर्ति कर लो। आज भी वो प्रैक्टिस में देखता हूँ। ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट भी है कि जिसको अपनी साथ लाना हो या जिसको अपने किसी विरोधी से तोड़ना हो या कमज़ोर करना हो, तो नेता पे ये इस तरह के केसेस लगाओ। ये प्रयास चलते रहते हैं, पहले भी हुए ही हैं। जब हम लोग, मुझे याद है 2002 में तमाम इस तरीके के प्रयास हुए, लेकिन हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जेल रहना पसंद किया। 1 साल जेल रहने के बाद सरकार मायावती जी को खुद ही रिजाइन दे के जाना पड़ा और फिर नई सरकार का गठन हुआ मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में। उसके बाद लेकिन अगर पॉलिटिकल इतिहास देखें तो 2002 जो कि अब मलानी है, वहाँ से आप MLA बने। 2000 रारी थी पहले, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट से MLA बन गए 2009 तक। 2007 में JDU का हाथ थामा आपने, JDU और एलाइंस था। उसके बाद 2009 में आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा बसपा में। तो बसपा में एंट्री, आप कह रहे हैं कि 2002 में आपने विरोध में मायावती जी के सरकार छोड़ दी, उनको समर्थन वापस ले लिया और 2009 में आप चुनाव लड़ने के लिए आ गए बसपा के साथ। तो ये सुलह कैसे हुई? देखिए, राजनीति में कोई दुश्मनी अस्थाई नहीं चलती है। हम आपको और पीछे ले जा रहे अरे आप पे गंदे गंदे गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, आप तब भी चले गए। आपको हम और पीछे ले जाते हैं। मीसा लगाया गया था चंद्रशेखर जी के ऊपर इमरजेंसी के समय, जिस कांग्रेस ने मीसा लगवाया, उसी कांग्रेस में 1990 में चंद्रशेखर जी को देश का प्रधानमंत्री बनाती है। तो ये राजनीति में कुछ कह नहीं सकते हैं आप। राजनीति में संभाव, यहाँ हम विचार और नीतियों की आलोचना होती है। एक वक्तव्य था, उसकी आलोचना हुई थी। मायावती जी कोई पर्सनल रंजिश थोड़ी थी। राजनीति में किसी को पर्सनल रंजिश रखनी भी नहीं चाहिए, पर्सनल वेंडेटा रखना भी नहीं चाहिए। आप विंडिक्टिव मत बनिए, आप जो है नीति, विचार और सिद्धांतों की आलोचना करिए। उसके बाद एक ट्रेंड शुरू होता है आपके लॉसेस का। नहीं, 2009 वाली बात हम आपको बता दें। 2009 में मैं JDU से कंटेस्ट करना चाहता था, JDU को कोई सीट नहीं मिली यहाँ, तो फिर मैं BSP से कंटेस्ट किया और BSP के लोगों ने ही उस समय अप्रोच किया था मुझे। तो अब टिकट मुझे नहीं मिला उस समय संयोग से, तो लेकिन हम BSP से लड़के MP बन के गए, सदन में रहे, आडवाणी जी के साथ भी सदन में रहने का मौका सौभाग्य। लेकिन ये नया प्रेम भी ज़्यादा देर नहीं चला। नहीं, वो तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना।
मैंने कहा कि 2010 में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का था, उसमें जाके बताया। तो फिर इसी तरीके से जब कोऑर्डिनेटर्स को लगा कि ये तो इंटरफ्रेंस है उनके टेरिटरी में, तो उन्होंने और हमारे खिलाफ मुख्यमंत्री जी को भरना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद जो है NRHM घोटाला, आज यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उस मामले में वो हैं। और जान लीजिए कि उसमें CMO के मर्डर्स हुए। ये लोग हमको फंसाना चाहते थे उस मामले में, तो और CMOs का हुआ। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली करप्शन का मामला था विभागीय, और ये लोग फंसाना चाहते थे। बस वही कहना मैंने, जब पुलिस प्रशासन के ऊपर सत्ता का दबाव पड़ता है कि केस को खोलो तो किसी को फंसा दो। उसमें हमारे बहुत कन्फ्रंटेशन हुए, CBI इंक्वायरी हुई उस केस में, और कभी आई वॉज नेवर क्वेश्चन, मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो वो एक हमको लगा कि मुझे ये लोग फंसाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार, उसमें मेरा कन्फ्रंटेशन, मैं जाके CM से डायरेक्ट कहा था। हमने कहा ये चीज़ें गलत हो रही हैं। उस समय एक हैंड रिटन लेटर मेरे सामने रखा गया। अब अभी क्या कहें उस पर हम, जैसे लग रहा था किसी का डाइंग डिक्लेरेशन था। किसका डायग्नोसिस था? जैसे कहा गया कि इनसे अगर जिस तरीके से धनंजय सिंह ने फला लोगों की हत्या करा दी, CMO की या ये वो, उसी तरीके से हमारी भी हत्या करा देंगे। वो एक लेटर दिखाया गया मुझको CM के द्वारा। तो ये तमाम चीज़ें इस तरीके की हुई, हम लोगों को मुझे लगा कि वो फ्रेम करने की साजिश थी। चिट्ठी किसने लिखी थी? अब मुझे लगता था उस समय आप इस दुनिया में नहीं हैं, शशांक शेखर जी वो उस समय थे, तो उनसे एक हम लोगों का कैबिनेट सेक्रेटरी। हाँ, उन्हीं का एक गेम प्लान चल रहा था। मैं इसी तरीके, उनसे भी एक डिस्प्यूट था हम लोगों का, उनके भाई से। तो तमाम इस तरीके के चलते, तो जब होता क्या है कि जब सत्ता के करीब आप होते हैं या कोई और होता है, तो वो सोचते हैं कि टग ऑफ वॉर चलता रहता है, तो एक दूसरे को काटने छाटने का प्रयास। फिर उसके बाद आपको एक्सपेल कर दिया गया एंटी पार्टी एक्टिविटी, वो क्या करा आपने? फिर मैंने उसको रिवोक तो इतना नाराज काहे कर दिया बहन जी को, क्यों नाराज हो गई वो? नहीं, मैं उसी लेटर पे मैंने ऑफिशियल लेटर लिख दिया ना कि ये मेरे खिलाफ ऐसी साजिश चल रही है, और लेटर मैंने यहाँ भी दिया, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दे दिया। अरे लेकिन आप जा कर के पार्टी के घोर विरोधी अमर सिंह जी से मिलने चले जाते हैं। अमर सिंह से मिलने क्यों नहीं जाएंगे भाई, MP हैं वो, रिश्ते भी हैं। मैं बसपा से सांसद 9 में बना, उसके पहले मैं 2 बार MLA रहा हूँ इंडिपेंडेंट, और उनके साथ 2003 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार को समर्थन भी किया मैंने। उस समर्थन के दौरान रिश्ते होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। और अमर सिंह पार्लियामेंट में, हमने उस समय एक स्टेटमेंट भी दिया था जब अमर सिंह की अरेस्टिंग हुई थी, तो वोट कैश फॉर वोट के लिए पार्लियामेंट में, तो उसमें मैंने कहा था कि निजी सचिवों के बयानों के आधार पर अगर नेताओं को इस तरीके से जेल भेजने की प्रैक्टिस शुरू हो रही है, तो कल किसी का बयान दिला किसी को जेल भेज देंगे आप। ये इसी बात का होता। इस स्टेटमेंट को उन्होंने कंडेम किया कि आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा तो फिर अगर ऐसी बात है तो उस समय 2G स्पेक्ट्रम में राजा ने तो कहा ही था ना कि जितना मैं दोषी हूँ उतना चिदम्बरम और प्रधानमंत्री भी दोषी हैं। उसमें के फाइनेंस मिनिस्टर, कोई भी पॉलिसी विदाउट फाइनेंस मिनिस्टर के कंसेंट से तो होगी नहीं। तो ये बात, ये स्टेटमेंट मैं एम्स में दिया था, और कम से कम देश भर की मीडिया थी, इफ़ यू रिमेंबर। तो उसी बात को लेके इन्होंने नाराज़गी व्यक्त किया, आपको प्रधानमंत्री करे। हमने कहा मैं बीइंग MP मैं प्रधानमंत्री को नहीं ब्लेम कर सकता, अगर कोई चीज़ गलत हो रही तो बोलूँगा मैं ना, अगर मैं सदन का सदस्य हूँ तो। उसी बात को लेके फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया, और हम इलेक्शन कमीशन फिर चले गए। कुरैशी साहब इलेक्शन कमिश्नर थे उस समय, CC थे। मैंने कहा कि मेरा सस्पेंशन गलत किया गया है, मैंने एक पिटीशन फाइल कर दी। उन्होंने कहा हम पिटीशन नहीं ले सकते हैं। हमने कहा आपको लेना पड़ेगा, आप लीजिए, रिजेक्ट करिए, आप कुरैशी साहब से पूछिएगा, आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट सो दैट आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर उन्होंने क्या किया, मेरा पिटीशन ले लिया और एक नोटिस भेज दी BSP को। फर्स्ट इन द इलेक्शन कमीशन के हिस्ट्री में हुआ ये। आप कुरैशी साहब जाकर उनका स्टेटमेंट ले सकते हैं आप। तो फिर इन लोगों ने मेरा सस्पेंशन रिवोक करके एक 2 साल के पुराने किसी मर्डर केस से मुझे 109 अबेटमेंट लगा के फंसा दिया और गैंगस्टर लगा दिया। बीइंग MP आई वाज अरेस्टेड हियर। और जब सस्पेंशन किया था मेरा, तो मैं जौनपुर आ रहा था, तो इन्होंने धारा 144 पूरे जिले में लगा दी ताकि मैं जौनपुर ना आ सकूं। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने इलाके में ना जा सके। 144 सेक्शन 144 लागू कर दिया। लेकिन मैं तमाम हमारे पत्रकार साथियों ने, शुभचिंतकों ने कहा मत जाए, अरेस्ट करा लेंगे। हमने कहा अरेस्ट कराने दीजिए, हम अपने लोगों के बीच नहीं जाएंगे। मैं आया, कम से कम मोर देन 10,000 पीपल वर देयर टू रिसीव मी फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द आया। मैंने एक सभा को संबोधित किया, फिर नेक्स्ट डे मैं चला गया दिल्ली। पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा था उस समय। तो मैं इस सब चीज़ों से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
मैं अपनी राजनीति करता रहा, ठीक है। मुकदमे हैं, जब इसी तरीके से शासन के दबाव में मुकदमे लगते रहें, क्या किया जाएगा। मायावती बीएसपी, इंडिपेंडेंट बीएसपी, निषाद पार्टी, इंडिपेंडेंट जेडीयू, नाउ बीएसपी एंड बीजेपी। निषाद पार्टी की हिस्ट्री बता दूं, निषाद पार्टी को बनाने में भी हम लोगों का योगदान रहा है। डॉक्टर संजय निषाद जी से आप पूछिएगा। दल का गठन, दल की बनाने, पहले सामाजिक संगठन था, फिर दल बनाने की प्रक्रिया में, हर प्रक्रिया में उनके साथ था। आज वो बीजेपी के साथ अच्छे उसमें है, तो फिर मैं जेडीयू में वापस चला आया। तो कोई चिंता नहीं है कि ये चुनाव की सीरीज ऑफ लॉसेस हो रहा है, टिकट डिनाई हो गया, आप कॉन्टेस्ट में नहीं है, तो जो आपने कैरियर बिल्ड किया था वो कैरियर पे एक तरह का एक कॉमा लग रहा है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन राजनीति नहीं रुक रही है। राजनीति पब्लिक के लिए की जाती है, पब्लिक के लिए परमानेंट हम काम कर रहे हैं। हमने उसी दौरान 2016 में एमएलसी का चुनाव हम लोग अपने साथी को लड़वा के हमने जितवा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर 2021 में मेरी वाइफ श्रीकला जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। हमारे प्रमुख रहते ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई, तो वो राजनीति हमारी चलती रहती है और पब्लिक के काम हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। हम किसी हाउस के मेंबर नहीं हैं, लेकिन मेरा वोट कभी नहीं घटा, हमेशा वोट आप देखिएगा इंक्लाइनेशन में ही है पब्लिक। मगर आप प्रेफर करते हैं कि इस बार कम से कम आपकी पत्नी लोकसभा चली जाती? हाँ, मैं बिल्कुल, अगर उन कंटेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित जाती हैं वो। तो बीजेपी ने क्यों नहीं उनको प्रेफर किया? अब बीजेपी से हमने टिकट नहीं मांगा, हमने जेडीयू से, मैं अपने लिए प्रयास कर रहा था। पत्नी तो ऑलरेडी जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो उनका कहीं से वो चुनाव लड़ने का, बीएसपी ने उनको दिया था। वैसे वाइफ को लड़ने का कोई वो नहीं था, मेरा प्रयास चल रहा था जेडीयू से लड़ने का शुरुआती दौर में। फिर जेडीयू इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई, तो मुझे लगा इंडिया गठबंधन से जौनपुर मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर अचानक जेडीयू का फिर एनडीए के साथ हो जाता है। उसी दौरान इधर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, उसी में सारी जगह फिर हमको कोर्ट से कन्विक्शन हो जाता है ऑल ऑफ सडन। अगर मैं कहूं कि आप बीजेपी से साथ आपका एक टाइप का रहा है, लेकिन आप पूरे संपूर्ण भाजपा के रंग में रंगना कितना आसान है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपको हर वर्ग वोट देता है, सबका साथ है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ रहता है। देखिए, यही नैरेटिव ख़त्म करना हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स से कि बीजेपी मुस्लिम के अगेंस्ट है, मुस्लिम बीजेपी के अगेंस्ट है। जिस दिन ये परिभाषा ख़त्म हो जाएगी, उस दिन जो तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में हो रही है वो समाप्त हो जाएगी, और मुसलमानों का जो शोषण हो रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियां जो मुसलमान को वोट बैंक बना के शोषण कर रही हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देश से निकाल देगी? बयान तो एलिनेट कर ही रहे हैं। थोड़ी, आप एक हिंदुस्तानी नागरिक होते हुए आप बताइए क्या ऐसा संभव है? एक क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अलाउ कराता है? ठीक है, नहीं, सेकंड ग्रेड सिटीजन बना देंगे। नहीं, सेकंड ग्रेड सिटीजन है ही नहीं कोई। हिंदुस्तान में केवल एक ही ग्रेड का सिटीजन है। एवरीवन हैज इक्वल राइट, ये कहने की बात है केवल। यहाँ पे क्रिश्चियन को नहीं है, किसी को नहीं, उनसे कम मुस्लिम से कम संख्या लोगों के, उनको नहीं कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन है यहाँ पे। हिंदुस्तान से ज़्यादा लिबरल तो कंट्री दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर यहाँ पे किस तरीके की बात है? बस केवल क्या है कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए छोटी छोटी पार्टियाँ मुस्लिम को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और इतने तादाद में करती हैं कि वो एडवांटेज बीजेपी को मिलता रहता है। बीजेपी का डर दिखाती हैं बेसिकली, यानी बीजेपी को जो रिवर्स पोलराइजेशन होता है उसका फायदा होता है। बिल्कुल, वो डर दिखाते हैं ना। तो जैसे मुस्लिमों को डर दिखाते हैं कि बीजेपी आएगी तुमको देश से निकाल देगी। बीजेपी हिंदुओं को डरा देती है। नहीं, बीजेपी हिंदुओं को नहीं डरा देती है, अपने आप इतना बोल देते हैं कि हिंदू अपने आप पोलराइजेशन हो जाता है रिएक्शन में। इस बार है पैसा पोलराइजेशन? नहीं है, काफ़ी हद तक है। और इस बार उससे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि जो इनके पॉपुलिस्ट स्कीम चली अनाज बांटने वाली, वो बहुत ही सक्सेस है। ख़ास तौर से लेडीज़ में मैं देख रहा हूँ, वेमेन तो 75% वोट कर रही बीजेपी को। अच्छा, हाँ, चलिए, उसके हस्बैंड दे दे रहे हैं, दूसरे को महिलाएं दे रही बीजेपी को वोट। एक और इस उद्वेलन जिसे कहते हैं, चर्निंग देख रहे हैं इस चुनाव में, वो है राजपूत वोट की। मैं राजस्थान बहुत घूमा, मध्य प्रदेश घूमा, यूपी में देख रहा हूँ, गुजरात में शुरू के कमेंट्स जो रूपाला साहब के कमेंट आए और तमाम बातें हुई। में आपको लगता है कि इस बार राजपूत वोट में धनंजय सिंह को बीजेपी को लाना इसलिए भी ज़रूरी था कि ही रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ राजपूत सेंटिमेंट्स? देखिए, रूपाला जी का स्टेटमेंट गलत था,
उसको हम कंडेम करते हैं और पूरे देश ने कंडेम किया। इवन बीजेपी ने कंडेम किया, प्रधानमंत्री जी ने भी किया, गृह मंत्री, सभी लोगों ने देश में कंडेम, कोई उनके साथ खड़ा नहीं रहा। उन्होंने माफ़ी मांगी इस बात को लेके वो, लेकिन समाज तब तक काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर चुका था। और मैं बताऊं कि उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल नहीं रहा, वो सामाजिक था। उनको विरोध जताया समाज ने, उसके लिए उस दल को झुकना पड़ा। फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो गई। वो तत्कालीन फर्स्ट फेज के इलेक्शन कर तक थे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उसका कोई प्रभाव नहीं रहा कि हाँ। लेकिन समाज को मैं एक चीज़ और कहूँगा कि किसी भी समाज को, किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को आहत करने की ज़रूरत नहीं है अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। किसी भी नेता को सार्वजनिक जीवन में रहने वाला जिसकी भी कोई फॉलोइंग है, उसको कभी भी इस तरीके के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। हमेशा कंट्रोवर्शियल, किसी की भावनाओं को नहीं आहत करना चाहिए। अगर आप किसी की भावनाओं को आहत करेंगे तो समाज उठ के खड़ा होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये भी ध्यान बीजेपी को रखना पड़ेगा, बीजेपी को, कि अपने कोर कॉम्पिटेंस जो थी उसकी, जिस वोट की, उसका ध्यान रखे? नहीं, उसका तो बिल्कुल ध्यान रखे हुए हैं। हम आपको बताएं कि ये कह देना कि फॉरवर्ड को बीजेपी में मतलब उपेक्षित, ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड बीजेपी में कतई उपेक्षित नहीं है। और मैं बार बार इस बात को अभी भी कह रहा हूँ आपसे कि उस समय की स्थितियाँ, जिस पार्टी का गठन 1980 में हुआ, 89 में हमें लगता है 89 सीट या 90 सीट भारतीय जनता पार्टी आडवाणी जी के नेतृत्व में जीती। फिर 91 में यूपी में सरकार बन जाती है। फिर नंबर ऑफ सीट्स हमेशा बढ़ती चली गई। अटल जी ने एक शानदार सरकार लगातार चलाई यहाँ पर देश में। फिर एक ऐसा दौर आया कि यूपीए की सरकार बन गई और महज 15 सीट अगर अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी को 2004 में अधिक मिली होती तो हो सकता है अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री होते, चौथी बार। यूपी में लॉस हुआ था सबसे ज़्यादा। यूपी में लॉस हुआ था। उस लॉस का कारण हम लोग थे, उसको कहीं ना कहीं मानते। जब बीएसपी बीजेपी में वो सेंटीमेंट, उस समय ठाकुर सेंटीमेंट बुरी तरीके, जिस तरीके से राजा के ऊपर, राजा भैया के ऊपर पोटा लगा, उनके पिताजी के ऊपर 70 साल के वृद्ध को घर से ला के आप 47 दिखा के, AK-56 दिखा के आपने उनके ऊपर पोटा लगा दिया। उनके घर के बाहर उनकी ज्वेलरी की फैमिली की नीलामी हुई वर्चुअली। जी, इतना गलत काम हुआ था उसमें। पूरे देश में चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट के अंदर। तो अब राजा भैया काहे नहीं है बीजेपी के साथ? तो राजा भैया का अपना दल, अपनी पॉलिटिक्स का क्यों रोड दो? वो देखिए, उनकी अपनी पार्टी है। पार्टी के हिसाब से देखिए, अभी राज्यसभा में बीजेपी के साथ थे वो। तो अपने अपने इक्वेशंस के हिसाब से जब उनको जहां अपना फ़ायदा नुकसान दिखता है अपने दल का, उस हिसाब से रहते हैं। निजी फ़ायदे अब वो दल बना लिए हैं, उनके दल के हिसाब से अपना निर्णय लेते होंगे। राज्यसभा में अभी देखिए, अभी MLC राज्यसभा सब उन्होंने वोट किया बीजेपी को। तो ये कैसे कह सकते हैं आप? इसको लेके उनके ऊपर आरोप भी लगे। जब जया बच्चन वाला, अखिलेश जी वाला के धोखा दे दिया, उन्होंने कहा, हमने पूछा भी क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे वोटों का आवंटन BSP कोटे में कर दिया गया था, इसलिए हमने BSP के साथ हमारा वो नहीं था, हमने वोट नहीं किया। वो भी गलत परिभाषा उनके खिलाफ दी गई थी। Let's discuss something which I've always wanted to discuss. ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के, पॉलिटिशियंस के साथ, जो कि अपनी अलग एक छाप बिना किसी पार्टी से जुड़े चलता चाहते हैं, उनके ऊपर ये बाहुबली टैग जो है ना, ये क्यों चिपक जाता है? देखिए, जब आप अकेले होते हैं, लड़ते हैं, तो जो सरकारें होती हैं उनको लगता है कमज़ोर हैं, लाओ इनको किसी तरीके से दबाओ, वो करो। तो इस तरीके के झेलने पड़ते हैं, तो इसीलिए लग जाते हैं इस तरीके के टैग। ये भी तो है कि थोड़ा सा आपको भी अगर समाज में बिना पार्टी के सपोर्ट के अगर जगह बनानी है तो थोड़ा भौकाल और थोड़ा गैंगबाजी कर लो तो आपको ज़मीन मिल गई, उसके बाद आपकी पॉलिटिक्स चल जाएगी। नहीं, इतना आसान अगर होता सार्वजनिक जीवन में इसी तरीके से पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना, तो आज स्थितियाँ कुछ और होती है। ऐसा नहीं है। समाज में एक जगह बनाने के लिए समाज को आपको विन ओवर करना होता है, समाज का दिल जीतना होता है, समाज के लिए खड़े होना पड़ता है, समाज के लिए काम करना पड़ता है, आपको पेन लेना होता है। इट्स नॉट अ क्राइम कि कोई आके बाहुबल 4 गाड़ी लेके व्यापारी हो गया, 4 गनर ले लिया, घूम लिया, तो उससे वो हो जाता है। पब्लिक के साथ आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है, उनकी संवेदनाओं के साथ आपको जुड़ना होता है, तब जाके आप इस तरीके का वातावरण, और उसमें एक जो छवि इस तरीके की बनती है इंडिपेंडेंट में लोगों को, वो जो कि उनके लिए एक एक वोट महत्व रखता है, किसी भी जात धर्म मजहब का वोट हो, वो सबके लिए इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग काम करते हैं, इसलिए जाके हम लोगों की एक जगह अच्छी बन पाती है समाज में। और ये
गाड़ी वाड़ी एक नंबर का गाड़ी, ये टशन है ये। यानी मैंने सबको देखा है कि आपका क्या है फेवरेट नंबर 9777। 9777। मैं गया था तिरुमाला ट्रस्ट पे, मैं इसके भी हिस्ट्री पर, मैं तिरुमाला गया था दर्शन करने, तो वहाँ ट्रस्ट की गाड़ियों का नंबर देखा 9777, तो मैं भी आके अपनी गाड़ी का 9777 नंबर रख लिया फिर। सारी गाड़ियाँ। तो क्या पैसा वैसा देना पड़ता है नंबरों के लिए? नहीं, हमारे नंबर के लिए कोई पैसा नहीं, तो कॉमन नंबर है, बस 9777 ले लेते हैं। ऐसा कैसे होता है कि सारी गाड़ियों को वही नंबर मिल जाता है? नहीं, वो तो मेरी थोड़ी भौकाली चलती है इसमें। यहाँ लखनऊ ले लिया या जौनपुर ले लिया, अलग अलग जिले से ले लेते हैं 9777 लास्ट में। अच्छा। कोई भी यूपी 65, यूपी 62, यूपी 3200, एक सामान सा एक सीरीज में रहता है तो ठीक भी रहता है, गाड़ियों का कोई वो नहीं है। और सुनिए, गाड़ियों का इसे हमारे ऊपर 2002 में जानलेवा हमला हुआ था बनारस में, आपको पता है, अभी मुकदमा मेरा चल भी रहा है, तो मेरी मजबूरी है, नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और मोर देन 70 गाड़ी बुलेट प्रूफ है कि नहीं? कार इज बुलेट प्रूफ कार। ये ऑथराइज्ड सरकार द्वारा होती है? ऑथराइज्ड। हमको वाई कैटेगरी, वाई प्लस, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वाज प्रोवाइडेड, तो वो सारी चीज़ें। ये भी पार्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम होता है कि अगर आप सत्ता के साथ हैं तो सिक्योरिटी मिल गई, सत्ता के साथ नहीं है तो सिक्योरिटी गई। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें फेयरनेस नहीं होती? कहीं कहीं चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता है, तमाम चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें वो रहती हैं। आप आई हैव सीन इन यूपी कि एक समय पे मुन्ना बजरंगी नाम के एक साहब हुआ करते थे, वो यूपी में बुलेट प्रूफ गाड़ी लिए घूमते थे। उसके बाद कृष्णानंद राय जी बुलेट प्रूफ गाड़ी ले आए, तो उनको उस गाड़ी को भेदने के लिए मुख्तार अंसारी जी को एक LMG खरीदनी पड़ी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कृष्णानंद राय जी को मैं इतना जानता हूँ ज़रूर, उनके ऊपर हमारे साथ विधायक रहे, और जब हम लोग जेल में थे वो बीजेपी के विधायक थे, और मैं वोट देने आया था 18 नवंबर, मुझे याद है डेट, राज्यसभा की वोटिंग थी, जिसमें ललित सूरी और नंदा लड़ रहे थे चुनाव, आपको याद होगा 2002 में, तो वोट देने आए थे, तो कृष्णानंद राय जी वहाँ मिले थे हमसे, तो हम लोग कहे कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, और अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो हम लोग या तो बाइकआउट कर देंगे या तो फिर हम वोट करेंगे। इस तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं। इस बात को लेके बीजेपी के लोग भी बहुत असंतुष्ट थे उस समय, जो BSP के लोगों की एक्टिविटीज़ थी, तो मुझे लगा कि भाई चलो, अगर एक MLA के साथ इस तरीके से खड़ा है तो अच्छी बात है। फिर जब 2005 में आई थिंक कैंट में गोली चली थी दोनों लोगों के बीच में, तो मैं थाने गया था और कृष्णानंदा जी के थाने बैठा लिया गया था, क्रॉस केस नहीं हो रहा था, मैंने क्रॉस केस बैठ के करवाया। उस समय राजीव रंजन वर्मा जी SSP थे, ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट द कैंट पुलिस, आप भी वहाँ थे मुझे याद है, तो कैंट पुलिस स्टेशन का मामला था, क्रॉस केस करवाया मैंने, उनकी बुलेट प्रूफ सुमो थी, उनको लेके फिर मैं लेके घर से उनको थाने से लेके आया। इनके साथ के 6 लोग अरेस्ट हुए, तो उसमें मुख्तार अंसारी के साथ के भी 6 लोग दबिश पड़ी, 6 लोग अरेस्ट हुए, विथ वेपन अरेस्ट हुए सारे लोग, बराबर की कार्रवाई हुई, हम उनके साथ खड़े रहे उस समय, चूँकि वो हमारे साथ खड़े थे वोट देने के लिए, तो मैं उनके साथ खड़ा था। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, भारत माता की। डू यू लाइक दिस टैग? क्या ये पसंद है? ये कतई नहीं, हमें कतई नहीं लगता है कि हमको 4 गाड़ियों से चल रहे हैं, हमको एक गाड़ी से चलना पसंद है। लेकिन अगर मजबूरी ना हो, मेरे ऊपर हमला हुआ, ऑलवेज लोग अभी भी ट्राई करते रहते हैं, जो लोग केसेस हमारे चल रहे हैं और उसमें कन्विक्शन होगा, तो लोगों को, जो लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, तो उससे लोगों को डर है, मतलब कि हम सज़ा हो सकती है, इसलिए मेरे ऊपर हमले का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ियां लेके चलता हूँ, जबकि अच्छा है पब्लिक में जाना, एक गाड़ी ज़्यादा जल्दी हम ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बहुत आसान सिंपल लाइफ हम लोग भी चाहते थे। आपको नहीं लगता कि इंटिमिडेटिंग होता है आम आदमी के लिए? वो थोड़ा देख के डरता है, काला गाड़ी, 5-6 तो गाड़ी आ रहा है, बड़ा तेज चल रहा है, नेता उतर रहे हैं, 4 गनमैन निकल रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी दूरी बना देता है आपसे लोगों में?
नहीं, कलर का तो नहीं कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन हाँ 4-5 गाड़ियों से जा रहे हैं आप, अपने साथ वेपन है, राइफल बंदूक है, तो लोगों को अजीब सा लगता भी है, ये हमको भी अच्छा नहीं लगता है। हम प्रयास करते हैं कि जितना अवॉइड कर सकते हैं पब्लिक में करते हैं। आप देखते भी होंगे, मुझे कभी पब्लिक में हम लोग अवॉइड करते हैं। हाँ, रूरल एरियाज़ में मजबूरी रहती है तो करते हैं, सिटी में हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं सब चीज़ें। आप कहते हैं कि कहने को तो हो गया कि आप कहते हैं कि चाहिए राजनीतिक द्वेषवश केस लगते हैं, मगर जब बात करते हैं लोगों को तो लोग क्या कहते हैं 41 केसेस, बात 41 केसेस की। मैं आपको बताऊं 2017 से लेके अभी तक जो है 2024 तक इस सरकार मेरे ऊपर 14 मुकदमे लगे हैं, और 14 मुकदमे में 8 मुकदमे इलेक्शन के, कोविड जो रूल्स थे उसको तोड़ने में, लोगों को सामान वामान बांटने में, इन सब चीज़ों के लगे हुए हैं। और ये भी क्रिमिनल हिस्ट्री, जो कि एक कंप्लेंट है, ये सिंपल एक कंप्लेंट है। इसके लिए अभी हाई कोर्ट से भी कुछ आया है कि जो इलेक्शन के दौरान जो मुकदमे चुनाव आचार संहिता के लगते हैं उसको एज ए क्रिमिनल केसेस ना ट्रीट किया जाए। ये हमारे पर कम से कम इसके 12-14 मुकदमे इसी तरीके के। बट व्हाट अबाउट मर्डर चार्जेस? वो तो यूनिवर्सिटी के समय के थे। अब मैं तो बताया, तो मैं एमपी था, मुझे मर्डर चार्ज में, डबल मर्डर चार्ज में फंसा के बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं इलेक्शन कमीशन चला गया। डू यू हैव वेपन्स, यानी हथियार हैं? नहीं, हमारे पास लाइसेंसी वेपन नहीं है अपने। कभी चलाया है जीवन में? यानी इतना बाहुबली का इमेज है धनंजय सिंह का, कभी गोली वोली चलाए है? नहीं, हमने प्रैक्टिस कर, बहुत सी प्रैक्टिस से कर। प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस में तो गोली सब चलाए हैं, कभी यानी गुस्से में चलाए हैं कि नहीं? नहीं, गुस्से उससे में गोली नहीं चलाया। कभी नहीं है? तो फिर काहे के बाहुबली हैं? हम कहाँ कह रहे हैं बाहुबली, तो आप बताते, आपका नैरेटिव है। अरे हमको गाड़ी से चलना ही बाहुबली हो गया, ये आज के डेट की नई परिभाषा हो गई, नया लोगों को शौक हो गया इसी तरीके का। डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ जैक? कैसे कैसे खत्म होता है ये? अब हम तो कह रहे हैं कि कानून इतना सख्त हो जाए और क्राइम में सज़ा की प्रक्रिया इतनी फास्ट कर दी जाए ताकि जो है कि लोगों को इससे भय लगने लगे, इस चीज़ से, इस प्रक्रिया में ही लोगों का जो शौकियाँ जो लोग करते हैं उनको इन सब चीज़ों से डर लगने लगे, तभी जाके अंकुश लग पाएगा। दूसरा एक और सवाल धनंजय जी से पूछना चाहता था मैं कि हाउ डिड द नॉर्थ मीट द साउथ? ये कैसे हुआ? दैट्स द पर्सनल लाइफ क्वेश्चन। कैसे, यानी ये कैसे हुआ कि धनंजय सिंह इमेज बाहुबली एंड ही मैरिज श्रीकला जी? कॉमन फ्रेंड फ्रॉम द पार्लियामेंट, उसी के वैसे। तो क्या आप उनको राजनीति में देखना चाहेंगे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे फ्यूचर में? अभी राजनीति हमको, वो तो जिला पंचायत अध्यक्ष ही हैं अभी, अब फ्यूचर का सवाल है, अभी तो देखा जाएगा, बात की बातें हैं। अभी तो इसी बार उनको मौका मिला था, अगर कंटेस्ट करती तो निश्चित रूप से इस 2024 की लोकसभा में होती वो। अच्छा, हाँ, ये कॉन्फिडेंस है आपको? और पूरे यूपी के लिए इस बार क्या प्रेडिक्शन है आपका 2022 में जो आपने कहा था उत्तर प्रदेश के लिए, वो सही गया था? आपने कहा था 250, 270 से 255, तो मैंने कहा था 245 to 255 एंड बीजेपी को इस बार का भी हमारे चैनल पे बोल दीजिए। 65 to 68 बीजेपी यूपी। और ऑल इंडिया बता दूं मैं आपको, 325 to 340 रहेगी बीजेपी अलोन। यानी ईवीएम मैनेज्ड है सब? नॉट एट ऑल। हम आपको अभी आपको नंबर्स गिनवा दें, मिनिमम पे जो इंडिया गठबंधन कहता है तब भी बीजेपी अलोन 290 पे है उनके हिसाब से। आप यूपी में 50 सीट बीजेपी को दीजिए, ठीक है, इंडिया गठबंधन के हिसाब से। राजस्थान में आउट ऑफ 25 20 दीजिए, मध्य प्रदेश में 25 दीजिए, जबकि सब कम करके मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में 10 दीजिए, वही हाल झारखंड में है। 6 महाराष्ट्र कर्नाटक में नुकसान है। महाराष्ट्र में बीजेपी विल नॉट गेट लेस देन 25 सीट्स, 25 to 28 बीजेपी अलोन विल गेट देयर। दे आर कंटेस्टिंग ऑन 34 सीट्स। उनके अलाइज को लॉस हो सकता है, बट बीजेपी को लॉस नहीं है कहीं भी। बीजेपी को बिहार में लॉस नहीं है, अलाइज को लॉस हो सकता है। बात तो वही पड़ी। नहीं, बीजेपी तो 300, बीजेपी पहले, बीजेपी 303 पहले थी, लेकिन बीजेपी इज गोइंग टू गेन इन तेलंगाना, बीजेपी इज गोइंग टू गेन 2 सीट्स इन 2 or 3 सीट्स इन आंध्रा, बीजेपी इज गोइंग टू गेन 2-3 सीट्स इन उड़ीसा ऑल्सो, इवन इन बंगाल ऑल्सो। तो कैसे आप कह सकते हैं? और जो मेजर लोग बता रहे हैं, हम आपको आज बता रहे हैं 2019 और 2014 के बीच का आंकड़ा बीजेपी का उत्तर प्रदेश में रहेगा। तो और अखिलेश यादव इंडिया अलायंस? जो अपनी सीटें थी वो रिटेन कर लेंगे, 1 2 3 प्लस कर लेंगे, यही करेंगे। बट व्हाट यू से अबाउट हिज लीडरशिप, नेता मुलायम सिंह जी के जाने के बाद?
नहीं, अखिलेश जी मेहनती आदमी हैं, अब उनको मेहनत करना चाहिए, ग्राउंड में रेगुलर करना चाहिए, और रह के जो नारे अजीब सा दे देते हैं वो गलत है। मुलायम सिंह जी एक ऐसे नेता रहे जो किसान मजदूर सभी के नेता थे। चौधरी चरण सिंह जी की लेगेसी को लेके वो चले आगे। लेकिन अखिलेश जी नई परिभाषा का, जैसे 2022 का चुनाव उनका बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक वो एंटी कम्युनिटी देखने लगे, एंटी ठाकुर देखने लगे। तो समाज में आप किसी का, अगर मैं ही पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो मैं अपने यहाँ तो मैं एंटी यादव बन के पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। यादव मुझे कमोबेश जो भी 1000, 2000, 4000 देते हैं, मैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकता ना। तो इसी तरीके से आपके साथ भी बहुत से ठाकुर लीडर थे, अरविंद सिंह गोप हैं, ओम प्रकाश जी हैं, आप सबके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दे रहे हैं। आप राजा भैया कह दे रहे हैं, कौन राजा? राहुल गांधी के साथ अलायंस फ़ायदा है नुकसान? 2017 परिणाम आपके सामने है। 2017 का परिणाम असेंबली, यूपी असेंबली का आपके सामने ही है। देखिए, अलायंसेस की जहाँ तक बात है, इस समीकरण बनाए गए। 2017 में एक समीकरण बनाया गया, तब भी राहुल गांधी और अखिलेश जी निकले, यहाँ पर दोनों लोग निकले, यूपी के लड़के दो लड़के करके कुछ नारा लगा था उस समय। रिजल्ट क्या रहा? 53 अंकों में नहीं पहुँच पाए। एक तो 2.5 में नहीं पहुंच पाया, एक 3 अंक में नहीं पहुंच पाया, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी अखिलेश जी की। मैं नहीं कह रहा हूं कि खराब काम किया, हर काम खराब अच्छा नहीं होता है। बहुत से काम उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में किया था। आगरा एक्सप्रेस वे उनकी देन थी, इवन SCL सिटी, हाईटेक सिटी उन्होंने दिया था, इवन इकाना स्टेडियम दिया था। जो काम किया वो ठीक है, लेकिन आप समीकरण नहीं, आपको रेगुलर देखिए। बीजेपी के साथ एडवांटेज क्या है मोदी जी के आने के बाद? अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी के यहाँ क्या है कि उन्होंने संगठन को 24/7 एक्टिव कर रखा है, 365 डेज। अभी चुनाव खत्म होगा, कहीं असेंबली में लगा देंगे कहीं ना कहीं। यहाँ क्या है, स्टेट पॉलिटिक्स के साथ चुनाव खत्म हो गया, फिर ठंडे पड़ गए, फिर चुनाव आया तो साल भर पहले तैयारी करेंगे। आपको रेगुलर करना होगा, तभी आप बीजेपी के साथ कहीं से आप फाइट में आ पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। बट ये लोगों की कोशिश है कि उसी वोट को तोड़ने की, ये 50% से रिजर्वेशन की सीमा को तोड़ के ऊपर जाने की। आप जैसे नेता क्या कहते हैं इसमें? देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे जाइए, संविधान हमारा कहता है रिजर्वेशन जो है हर 10 साल में पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव जी को, मायावती जी को, समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव को, जितने OBC बड़े नेता हैं, इनको खुद आना चाहिए आगे कि इन्हीं अपने समाज में जो लोग, इनका क्रीमी लेयर है, जो इनके यहाँ क्लास 1, क्लास 2 के ऑफिसर्स, यादव जो पा गए हैं, जो कुर्मी पा गए हैं, जो जाट पा गए, जो लोग रिजर्वेशन, ये लोग कहें भाई आप लोग क्लास 1, क्लास 2 के ऑफिसर्स बन गए हैं, अब हम लोग रिजर्वेशन। इसमें नेताओं को पहल करनी होगी। बड़े मायावती जी को कहना चाहिए, जो ऐसी फतेह बहादुर या PL पुनिया को रिजर्वेशन की थोड़ी, तनुज पुनिया को रिजर्वेशन की आवश्यकता है, उनके बच्चे को क्या आवश्यकता है, बताइए आप। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि ये चेंज, चुनाव बड़ा स्ट्रेंज है। कैसरगंज में ब्रिजभूषण शरण सिंह, राजपूत नेता, ऑल्दो यानी अपने इलाके के पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, कारणों से चुनाव नहीं लड़ पा रहे। बेटे के लिए कैंपेन कर रहे हैं, बाहुबली टैग है। धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। क्या फ्यूचर है इस तरह के नेताओं का? देखिए, हिंदुस्तान में हर 2 साल में चुनाव होता है। अभी 27 में असेंबली हो जाएगी, फिर 29 में पार्लियामेंट हो जाएगा। दिस इज़ नॉट द लास्ट इलेक्शन ऑफ दिस कंट्री। तो राहुल जी, तो चुनाव होता है, बहुत से चुनाव लोगों को एग्जाम्पल लेना चाहिए आडवाणी जी जैसे लोगों से। जैन हवाला कांड में नाम है, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, कहा जब मैं क्लीन चिट होऊंगा तब पार्लियामेंट आऊँगा। तो ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे सामने देश में हैं, हमको ऐसी भी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। सो यू से देयर इज स्टिल होप, यू थिंक कि अभी आपके पॉलिटिकल करियर की पिक्चर बहुत बाकी है? अभी एज इज एडवांटेज विद अस यार, अभी आई एम 49, तो अभी तो लॉन्ग वे टू गो। Thank you very much for speaking to us, Sanjay.